देखिए, इससे पहले की भी कई सारी वीडियोज़ में मैंने इस बात को कहा है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपने पैसे को जैसे-तैसे कहीं पर भी फेंक देना ये कमाल की बात नहीं होती है, बल्कि बहुत ही समझदारी के साथ एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करना, अच्छे फंड को पिक करना और उसमें इन्वेस्टमेंट करना ये कमाल की बात होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? आज के डेट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में जी रहे हैं और इस कन्फ्यूज़न के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं कि किस तरह के पोर्टफोलियो हमें तैयार करने चाहिए या फिर हमारे पोर्टफोलियो कैसे होने चाहिए या फिर हमारे पोर्टफोलियो में कितने फंड्स ऐड होने चाहिए। देखिए, ये सारा कन्फ्यूज़न है और आज ये प्रॉब्लम एक लोगों का नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों का है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एज वाइज आप अपनी उम्र के हिसाब से किस तरह के पोर्टफोलियो को आप तैयार कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर बहुत सारे कुछ लोगों के जो पोर्टफोलियो मैं देखता हूं तो इतने सारे फंड्स उसने ऐड करके रखा हुआ है, लगता है भाई ने तो पूरी कंपनी और पूरी इंडस्ट्री खरीद ली है। मतलब उनके पोर्टफोलियो को देखकर लगता है कि भाई पूरी बाजार उसने खरीद कर रखी हुई है। तो देखिए, असल में क्या करना चाहिए, किस तरह के फंड्स को ऐड करने चाहिए, ये चीज़ किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात कि आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड होने चाहिए, ये सारी चीज़ मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, वीडियो में आपको ये नहीं कहूँगा कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप खुद समझ सकते हैं कि इस वीडियो की महत्व क्या हो सकती है और कितना ज़रूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आपने करना शुरू कर दिया है तो ये आपको पता होगा, इस बात का अंदाज़ा आपको अच्छी तरह होगा। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, आप खुद इस बात का डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, कुछ लोगों की बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि सर ज़रा आप मेरी पोर्टफोलियो को देख लो। जब उनकी पोर्टफोलियो को मैं देखता हूँ तो देखता हूँ कि भाई इतने सारे फंड्स उसने ऐड करके रखे हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इक्विटी मतलब स्मॉल कैप फंड को ऐड करके रखते हैं। उनका चक्कर ये रहता है कि भाई हमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस रिटर्न के चक्कर में उनके साथ हो क्या सकता है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ तो 4-4 5-5 एक स्मॉल कैप रख लिया, 4-5 जो है ना ये लार्ज कैप रख लिया, 4-5 कुछ और रख लिया, मतलब 10-10 15-15 इस तरीके का मैं देखता हूँ कि उनके पास फंड होते हैं। भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या पूरे म्यूचुअल फंड मार्केट खरीद रहे हैं? आपको किसी तरह का अंदाज़ा भी है? आप 15-15 इतना इतना ज़्यादा रखने की क्या ज़रूरत है? देखिए, असल में ये होता क्यों है, आखिर लोग क्यों ऐसा कर लेते हैं? सबसे पहली बात, कुछ लोग तो रिटर्न के चक्कर में ज़्यादातर जो है ना स्मॉल कैप को चुन लेते हैं। और कुछ लोगों को मालूम है कि भाई फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ख़ास तौर से इन चीज़ों की वजह से ज़्यादातर लोग अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा फंड को ऐड करके रखते हैं। उनका मानना होता है कि भाई ज़्यादा फंड को ऐड करने से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। लेकिन देखिए, डाइवर्सिफाइड की भी एक लिमिट होती है, डाइवर्सिफिकेशन की एक लिमिट है। अगर आप लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया। और जब ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है तो ये पूरा इफेक्ट करता है आपके रिटर्न के ऊपर। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपका रिटर्न बहुत कम हो जाएगा और ये खिचड़ी बनाने से कोई फ़ायदा वायदा होने वाला नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। मैं अगर सही में आपको बताऊं तो 3 से 4, 5 तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। 5 से ज़्यादा फंड आप अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखिए। देखिए, आपको फ़ायदा आप सोच कर देखिए ज़रा, मान कर चलिए कि 4-5 आपने लार्ज कैप रख लिया अपने पोर्टफोलियो में, 4-5 आपने मिड कैप रख लिया, 4-5 स्मॉल कैप रख लिया। अब ये 4-5 तरीके का जो 4-5 स्मॉल कैप है, आप जब उनकी होल्डिंग मतलब जिस भी फंड को आपने सेलेक्ट किया है अपने पोर्टफोलियो के लिए 5 स्मॉल कैप को, उस स्मॉल कैप पाँचों के जब होल्डिंग को जाकर आप चेक करेंगे तो उनमें से 70% 80% आपको सेम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले फंड मिल जाएंगे। तो आप सोचिए कि सेम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले अगर 5 फंड है तो उससे क्या फ़ायदा हो गया आपको?
कुछ फ़ायदा नहीं होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो कम से कम फंड ऐड करने की कोशिश करें। अब चलिए हम बात करते हैं कि किस उम्र में आपको कौन सा फंड चूज़ करना चाहिए, और लास्ट में हम बात करेंगे दो बहुत ही मेन पॉइंट पर, मतलब बहुत ही मेन पॉइंट पर। पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये बातें समझ में आएगी, नहीं तो इसके बगैर आपको बातें समझ में नहीं आएगी। देखिए अब हम बात करते हैं कि किस उम्र में आपको कौन सा फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। देखिए हम एक चीज़ आपको बताएंगे लास्ट में, पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपकी एज है 20 से 30 साल के बीच में, 20 से 30 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है, आपकी एज है, तो देखिए इस टाइम में जो है ना आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है, और आप के पास पूरा टाइम होता है कि आप रिस्क ले सकते हैं। उस हिसाब से मैंने कुछ फंड को सजेस्ट किया है। देखिए सबसे पहला फंड मल्टी कैप फंड। आप एक मल्टी कैप फंड रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, लार्ज कैप एक रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसके बाद मिड कैप भी एक आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। 3 फंड हो गए। उसके बाद स्मॉल कैप। देखिए स्मॉल कैप यहाँ पर आप 2 ऐड कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर स्मॉल कैप मैंने क्यों 2 ऐड करने को बोला है, इसलिए क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया है कि आपके पास अभी टाइम है कि आप रिस्क अभी ले सकते हैं, और आपकी एज इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है कि आप रिस्क लीजिए। इस उम्र में आप ज़्यादा रिटर्न के लिए थोड़े से ज़्यादा रिस्क को भी आप कवर कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। लेकिन देखिए एक चीज़ और भी मैं कहूँगा, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब आप अगर इस लायक नहीं है, इतना ज़्यादा रिस्क आप कवर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 स्मॉल कैप बोला है ना, उसकी जगह आप एक स्मॉल कैप भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और बात रह गई उसकी जगह दूसरा आप इंडेक्स फंड वगैरह या दूसरा मल्टी कैप फंड वगैरह चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 30 साल से 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है, तो सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड होना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। दूसरा होना चाहिए मल्टी कैप फंड, समझ रहे हैं। तीसरा लार्ज कैप फंड होना चाहिए, और चौथा जो है ना स्मॉल कैप एक फंड होना चाहिए। लेकिन चलिए स्मॉल कैप यहाँ पर अगर आप नहीं भी लेना चाहें, तो आप 2 मल्टी कैप फंड को चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस उम्र में अभी 30 से 40 साल के बीच में है, तो आप देखिए अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अगर मतलब इतना एक्सेप्ट कर सकता है रिस्क को, तो आपको एक तो स्मॉल कैप लेना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। और अब आता है बात कि अगर आपकी एज 40 से 50 साल है या फिर उससे ज़्यादा है, तो आपको सबसे पहले अपने मतलब पोर्टफोलियो में, अगर आप चाहते हैं कि हमें मतलब टैक्स सेविंग वाला फंड चाहिए, समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र भी उस हिसाब किताब की हो गई सीनियर सिटीजन वाली, तो आप एक कोई सा भी ELSS फंड ले सकते हैं। दूसरी नंबर पे आता है इंडेक्स फंड। देखिए इंडेक्स फंड में इससे पहले वाले मतलब 30 से 40 साल के बीच में भी कहा है कि आप एक इंडेक्स फंड रख सकते हैं। देखिए इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंडेक्स फंड अपने पैसे को जो है ना निफ्टी 50 या फिर इस तरीके के जो भी इंडेक्स है, इंडिया के अंदर इंडेक्स बोलने पर 2 इंडेक्स समझे जाते हैं, एक तो निफ्टी 50 और दूसरा सेंसेक्स 30। तो इन दोनों में से किसी को आप ले लीजिए कि जो भी इंडेक्स मतलब आपका जो फंड होगा, इन दोनों में से किसी भी इंडेक्स को अगर फॉलो कर रही है, तो जैसा रिएक्ट वो इंडेक्स करेगा, उसी तरीके का रिएक्ट आपका फंड भी करेगा, समझ रहे हैं। तो मतलब इंडेक्स फंड जो होते हैं किसी न किसी इंडेक्स में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर उस कंपनी के शेयर्स को ख़रीदने में, उस कंपनी के शेयर्स में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक फ़ायदा है। तो इंडेक्स फंड में आपको इतना ज़्यादा मतलब टेंशनबाजी वाला काम नहीं रहता है, समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब जैसा वो इंडेक्स परफॉर्म करेगा, वैसा सेम आपका फंड परफॉर्म करेगा। तो इसलिए इंडेक्स फंड इस उम्र में एक ले सकते हैं। एक चीज़ और भी, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड वगैरह हो गया, जो कि बढ़िया इंडेक्स फंड है। ऐसा मेरा सजेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए इसके ऊपर, और तब जाकर इंडेक्स फंड को आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड वगैरह भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद डेट फंड वगैरह भी ले सकते हैं। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, देखिए मान कर चलिए कि जो मैंने आपको बताया कि भाई आपकी एज अगर 20 से 30 साल के बीच में, तो एक मल्टी कैप है लेना चाहिए आपको, एक लार्ज कैप लेना चाहिए, एक मिड कैप लेना चाहिए, 2 स्मॉल कैप लेना चाहिए। लेकिन अगर आप का रिस्क प्रोफाइल और भी हाई है, मतलब और भी ज़्यादा रिस्क अगर कवर कर सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला फंड चूज़ कीजिए, नहीं, आप इससे हट कर भी
कुछ और भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मिड कैप मैंने एक बोला है तो आप 2 ले सकते हैं, स्मॉल कैप मैंने 2 बोला है तो 3 ले सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि स्मॉल कैप आपको 3 करना चाहिए, बल्कि मिड कैप आप बढ़ा सकते हैं, लार्ज कैप आप बढ़ा सकते हैं। सेम इसी तरीके से हर उम्र में आप देख लीजिए, जिस जिस उम्र में जो जो फंड मैंने आपको बोला है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब वही फंड होना ही चाहिए, उसी कैटेगरी का फंड होना चाहिए, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ा फैसला आपका रिस्क प्रोफाइल करता है। आपका रिस्क प्रोफाइल अगर बहुत हाई है, मतलब ज़्यादा रिस्क आप ले सकते हैं बुढ़ापे में भी, तो उस टाइम में भी आप एक स्मॉल कैप तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, समझ रहे हैं। चाहे वो आपका सीनियर सिटीजन का टाइम हो या फिर आप 30 से 40 के बीच में हो, समझ रहे हैं कि नहीं, आप ले सकते हैं, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था, चाहे वो कोई भी फंड हो, ज़्यादा फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में नहीं ऐड करना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग मैंने बोला था कि लास्ट में आपको मैं 2 बातें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि म्यूचुअल फंड में जो भी फंड है ना, उसमें ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल रखा गया होता है। और भी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने हिसाब से सिंपल सा एक डाइवर्सिफिकेशन और सिंपल सा फंड और सिंपल पोर्टफोलियो रखने की कोशिश कीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं। ज़्यादा फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में आप ज़्यादा फंड ऐड करते हैं, वहाँ पर आपका रिटर्न ख़राब हो जाता है। दूसरी बात जो बहुत ही मेन है वो ये है कि कभी भी नए NFO के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले तो आपको रेगुलर प्लान में जाना ही नहीं चाहिए। रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान क्या होता है, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा रेगुलर और डायरेक्ट प्लान क्या होता है, किस में बेनिफिट है और किस में बेनिफिट नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो रेगुलर प्लान में आपको जाना ही नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए, लेकिन थोड़ा सा ये बता देता हूँ। देखिए, किसी एजेंट के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रेगुलर प्लान में आता है। और आप डायरेक्ट किसी ब्रोकरेज के ज़रिए, जैसे ग्रो एप्लीकेशन हो गया, एंजल वन, अप स्टॉक्स, इस तरीके के जो एप्लीकेशंस हैं, इस पर आपने रजिस्टर किया, यहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो ये डायरेक्ट में आता है। मतलब यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में नहीं है, आप डायरेक्ट कंपनी से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। दूसरी बात जो बहुत मेन है वो ये है कि आपको एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि उसकी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि नए NFO के नाम पर एक नया फंड आपके साथ चिपका देना, समझ रहे कि नहीं। असल में देखिए, वो हर साल आपके पास आ जाएंगे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पे, 12 महीने पे, और कहेंगे कि भाई एक नया NFO लॉन्च हो रहा है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो, बहुत मतलब बेस्ट प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन हकीकत आपको मैं बताऊं, जब कोई भी नया NFO लॉन्च होता है, नया फंड जब लॉन्च किया जाता है, तो फंड हाउस की तरफ से एजेंट के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ होता है। उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि इस फंड को जिस तरीके से भी हो हमें कामयाब करना है, सक्सेसफुल फंड बनाना है। उसके लिए हमें पब्लिक से पैसे जैसे तैसे करके मंगाने पड़ेंगे। तो वो काम करेगा कौन? पब्लिक के पास जाता कौन है? या तो एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट तो उन्हीं लोगों का होता है ना पब्लिक को उससे। तो वो कोशिश करता है कि भाई नए NFO में, नए फंड में लोगों का पैसा, पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करवाया जाए। देखिए, इसका एक और भी बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आप हर साल एक नए NFO में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं तो 5 साल के बाद आपके पास 5 फंड हो जाते हैं। और ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में कुछ फंड होंगे, तो समझिए कुल मिलाकर 10 फंड हो गए। तो अब 10 फंड को मैनेज करना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, ये तो बिल्कुल खिचड़ी बन जाती है ना। तो नए NFO के चक्कर में, एजेंट के चक्कर में, डिस्ट्रीब्यूटर के चक्कर में पढ़िए, लेकिन नए NFO के चक्कर में नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं। इस बात का खास ख्याल रखना है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में समरी के तौर पे मैं आपको बता दूं तो मैंने आपको बताया है कि एज वाइज अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप अपना पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करने हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आपने ऐड कर लिया है तो अनवांटेड फंड को आप रिमूव कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका रिटर्न ख़राब हो रहा है। तीसरी बात यह है कि आपको नए NFO के चक्कर में पड़ना नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। और चौथी बात, हमेशा एक चीज़ ख्याल रखें कि मैंने जो कुछ भी फ़ंड के बारे में बताया है कि ये फ़ंड इतना फ़ंड आप ले सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है। ये मैं कई मरतबा बोल चुका हूँ कि ये आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आप खुद डिसीज़न लीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।